हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमिक चैनल्स। तो आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे फंक्शन के प्रमुख गुण, यानी फंक्शन के जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या हैं। तो सी भाषा में फंक्शन के गुण अर्थात विशेषताएं वे विशेषताएं जो इसे उपयोगी, प्रभावशाली और प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक बनाते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है किसी बड़े सिस्टम या प्रोग्राम को छोटे छोटे स्वतंत्र भागों में बांटना, ताकि हर भाग को अलग से समझा जा सके, विकसित किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत उपयोगी होता है। यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो किसी सॉफ्टवेयर का डेवलप करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने में इसका जो इस्तेमाल है, मॉड्यूलरिटी का जो इस्तेमाल है, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है, तो उन प्रोग्रामों को एक मॉड्यूलरिटी के तहत छोटे छोटे भागों में बांटकर उससे त्रुटिहीन और एक समझने योग्य उसे बनाया जाता है। क्योंकि इसमें कोड को समझना, सुधारना और दोबारा उपयोग करना आसान हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है फंक्शन की। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो सेकंड विशेषता है रीयूजेबिलिटी, यानी पुनः उपयोग। पुनः उपयोग, एक बार फंक्शन बना लेने के बाद उसे कई बार और कई जगह उपयोग किया जा सकता है बिना कोड को दोहराए हुए। यानी हमने एक प्रोग्राम्स, एक फंक्शंस बना लिया है और उस फंक्शन को किसी नाम से उसे सेव कर दिया है, तो हम उस फंक्शन को कभी भी और कहीं भी बिना कोडिंग किए, दोबारा कोडिंग करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। हम उसे यूज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में। तो ये फंक्शंस की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें, सार ग्रहण और सब्सट्रैक्शंस। फंक्शन उपयोगकर्ता को यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि वह अंदर से कैसे काम करता है। यानी फंक्शन जो प्रयोग करता है वो केवल उसका फोकस होता है काम पर, काम होना चाहिए, आउटपुट आ रहा है, लेकिन आउटपुट आने के लिए कैसे उसके लिए कोडिंग क्या की गई है, यानी कैसे आउटपुट हो रहा है, उस पर फोकस नहीं होता है। केवल फोकस होता है आउटपुट पर, यानी केवल आउटपुट आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है इस चीज से उसका कोई तात्पर्य नहीं। जैसे कि जो एक कार है और कार में जो ड्राइवर है, तो ड्राइवर केवल क्या देख रहा है कि कार चल रही है, कार चल रही है, कोई स्टीयरिंग से उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस कार का जो इंजन है वो कैसे वर्क कर रहा है उस चीज को उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार से जो एब्स्ट्रैक्शन है, सार ग्रहण है, एक प्रयोगकर्ता के लिए केवल फंक्शन उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से केवल आउटपुट आ रहा है, लेकिन आउटपुट कैसे आ रहा है उस चीज से कोई उसका संबंध नहीं होता। तो यही है सब्सट्रैक्शंस। बस उसे कॉल करना होता है, वह अपना काम कर देता है। केवल उसको हमें फंक्शन में कॉल करना है और वो अपना पूरा कार्य कर भी देता है, लेकिन उस कार्य करने के पीछे उसका जो लॉजिक है, उसके पीछे की जो कोडिंग है वो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी यानी रख रखाव में आसानी। फंक्शन आधारित कोड को समझना और उसमें बदलाव करना आसान होता है, जिससे डिबगिंग और मेंटेनेंस सरल हो जाता है। डिबगिंग यानी उसमें आने वाली जो त्रुटियां हैं उनको आसानी से सर्च किया जा सकता है और उनको सही से किया जा सकता है, और मेंटेनेंस भी उसका एक बहुत ही आसान, सरल हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो नेक्स्ट विशेषता है
टेस्ट एबिलिटी यानी जांचने की योग्यता। हर फंक्शन को अलग से टेस्ट किया जा सकता है जिससे बग्स को जल्दी पकड़ा जा सकता है, यानी उसमें आने वाली गलतियों को, त्रुटियों को जल्दी से कैच किया जा सकता है, जिससे एक प्रोग्रामर्स की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो समय है वो समय बच जाता है, ताकि उसे जो गलतियों को ढूंढने में जो समय लगता था उसे आसानी से वो किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कोड, छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको प्रोग्राम को बांट दिया जाता है और बांट कर उसे आसानी से सर्च किया जा सकता है और उसे आसानी से सुधारा जा सकता है। तो टेस्ट करने की जो योग्यता है वो भी क्या है, एक फंक्शन की महत्वपूर्ण विशेषताओं, महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। नेक्स्ट गुण की बात करें, स्केलेबिलिटी यानी विस्तारशीलता। तो फंक्शन आधारित कोड को बड़े प्रोजेक्ट्स में आसानी से जोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। यानी स्केलेबिलिटी यानी एक फंक्शंस पहले से कोई फंक्शंस बना हुआ है तो उस फंक्शन को किसी बड़े प्रोजेक्ट में यदि ऐड करना है तो उसे आसानी से उसको ऐड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है रीड एबिलिटी यानी पढ़ने में सरल। और ये एक जो फंक्शन है वो फंक्शन को नाम देकर और उसे अलग अलग कार्यों में बांटकर कोड को साफ सुथरा और समझने योग्य बनाया जा सकता है। तो ये थी हमारे जो फंक्शन है, फंक्शन की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडर फाइल। यानी हेडर फाइल क्या है, और हेडर फाइल भी क्या है, एक फंक्शन का ही पार्ट है, एक फंक्शन ही है। तो हेडर फाइल, सी भाषा में हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें पहले से परिभाषित फंक्शंस, मैक्रोज और कांस्टेंट की जानकारी होती है, जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में उपयोग कर सकते हैं। इन फाइलों का एक्सटेंशन .h होता है, यानी किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स भी हम लिखते हैं तो वहाँ स्ट्रक्चर्स में भी हम जो सबसे पहले यूज करते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो .h। तो .h क्या है, यानी वो हेडर फाइल है। और एक हेडर फाइल एक वैसी फाइल होती है जिसमें पहले से परिभाषित होती हैं और उन्हें उसकी लाइब्रेरी में पहले से ही सुरक्षित किया गया होता है। इन फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम की बात करें तो एक्सटेंशन नेम होता है किसी भी फाइल, यानी कि जब हम फाइल की यानी किसी प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें या किसी सॉफ्टवेयर की बात करें तो उस सॉफ्टवेयर के जो नाम होते हैं, हम जो फाइल कंप्यूटर पर किसी भी सॉफ्टवेयर पर फाइल बनाते हैं तो उन फाइलों के नाम दो भागों में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। तो सेकेंडरी नेम होते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होते हैं, सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन नेम होते हैं। और प्रारंभिक मान जो होते हैं, प्राइमरी नाम जो होते हैं, वो यूजर्स पर डिपेंड होते हैं। वो अपनी इच्छा से हम उन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी पहचान, अपनी सुविधा के आधार पर। जैसे हम बात करें पीपीटी यानी पावर पॉइंट की जो फाइल है, हम जब फाइल सेव करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पर, हम जब Ctrl+S दबाएं या फाइल में जाकर सेव करते हैं तो हमारे सामने एक सेव विंडो ओपन होती है। और जब सेव विंडो होती है तो फाइल के नाम क्या आगे जो टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट में हम कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन उस टेक्स्ट के नीचे एक और सेलेक्ट बार होता है जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर का ही फाइल होती है। यानी पावर पॉइंट की है तो पीपीटी है, MS वर्ड की है तो डॉक के नाम से डॉक, एक्सेल है तो .exl s या .html .c++, .java। तो ये सभी क्या है, एक्सटेंशन नाम है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के उसके अकॉर्डिंग होते हैं। हेडर फाइल एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है जिसमें फंक्शंस, डिक्लेरेशंस और मैक्रो डेफिनेशंस होते हैं। इन्हें हम हैज इंक्लूड डायरेक्टिव की मदद से अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में या किसी भी प्रोग्राम में हम जब अपनी इन हेडर फाइलों को इस लाइब्रेरी से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहां पर हमें हैज इंक्लूड
का इस्तेमाल करते हैं तो है यानी डायरेक्टिव यानी किस डायरेक्टरी में वो सेव है। तो जैसे मैथ में है, हम सब सी भाषा का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सबसे पहले लाइन होते हैं तो हैज इंक्लूड स्टूडियो। स्टूडियो क्या है, वो लाइब्रेरी का नाम है, यानी उस स्ट्रीम का नाम है जहां से हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसी प्रकार से तो डायरेक्टरी की मदद से हम अपने प्रोग्रामों से शामिल कर सकते हैं। बात करते हैं कि हेडर फाइल के प्रकार। हेडर फाइल सी भाषा में जो हेडर फाइल है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो उन प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड हेडर फाइल। ये कंपाइलर के साथ पहले से ही आते हैं, यानी स्टैंडर्ड जो हेडर फाइल हैं जो सी भाषा के कंपाइलर के साथ में पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। जैसे studio.h, स्टूडियो जिसका पूरा नाम भी क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट यानी इस स्टूडियो के पास में इस हेडर फाइल के साथ जो हम प्रोग्राम में किस लिए यूज करते हैं, जब हमें प्रोग्राम में इनपुट फंक्शंस या आउटपुट फंक्शंस कॉल करने होते हैं। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जैसे हमें प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज करना है, किसी मैसेज को प्रिंट करना है, और स्कैनफ यूज करना है, तो इस प्रकार के जो फंक्शन है उन्हें कॉल करने के लिए हम studio.h को कॉल करते हैं। .h को हम पहले हेडर फाइल को यूज करते हैं। यदि हमें किसी प्रोग्राम में इनका यूज नहीं करना तो हमें studio.h की आवश्यकता भी नहीं होती। तो पहली स्टैंडर्ड हेडर फाइल कौन सी है, studio.h, जिसका प्रयोग ही किस लिए होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट है कॉनियो यानी जिसका पूरा नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो कंसोल इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है, जो गेट ch और CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन आदि फंक्शनों को यूज करना है, तब हम कॉनियो की आवश्यकता होती है। तो हम अपने प्रोग्राम में कॉनियो.h यानी हैज इंक्लूड studio.h के साथ साथ हैज इंक्लूड कॉनियो.h भी हमें प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा यदि हम इन फंक्शनों को कॉल करेंगे, अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। नेक्स्ट है math.h। तो मैथ यानी अंक यानी गणितीय जो फंक्शन है, गणितीय फंक्शन जैसे स्क्वायर निकालना है, पावर निकालना है, लॉग निकालना है, कॉस निकालना है, साइन निकालना है, टेन निकालना है, तो इन सब की वैल्यू यानी इन फंक्शनों को यूज करने के लिए जो पहले से सी भाषा की जो डिक्शनरी है, जिस डिक्शनरी का नाम यानी उसका जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी क्या है, math.h है। तो वहां पर हमें यदि इन फंक्शनों को यूज करना है अपने प्रोग्राम में तो हमें हैज इंक्लूड स्टूडियो के साथ में हैज इंक्लूड math.h यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारे हेडर फाइल है। नेक्स्ट हेडर फाइल की बात करें तो string.h। string.h यानी स्ट्रिंग से जुड़े हुए फंक्शंस। यदि हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग से जुड़े हुए नहीं, एक स्ट्रिंग के साथ हम कौन कौन से फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे हम एक स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कॉपी कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग की हम तुलना कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, इन फंक्शनों को यूज करने के लिए हम जैसे strlen लेंथ निकालने के लिए, strcpy यानी कॉपी करने के लिए। तो यदि हम स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शंस प्रोग्राम में यूज करने हैं तो हम string.h हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट stdlib यानी library.h। तो जनरल यूटिलिटी जो फंक्शंस हैं जैसे malloc यानी मेमोरी एलोकेट या एग्जिट जैसे जो फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शनों को प्रयोग करने के लिए हमें स्टूडियो यानी स्टैंडर्ड lib.h हेडर फाइल का हम प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, यानी एक यूजर अपनी हेडर फाइल स्वयं भी बना सकता है। तो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल की बात करते हैं तो ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल ये वो हेडर फाइल होती हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद बनाता है ताकि बार बार
उपयोग होने वाले फंक्शंस को एक जगह रख सके